तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो बिना ज्यादा बातचीत को आगे बढ़ाए मांगा को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, ये मांगा आपको यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्सप्लेन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि लगभग 10 चैप्टर के अप्रोक्स होंगे। बट मेरा यकीन मानो ये मांगा काफी ज्यादा बढ़िया है और इसे काफी पहले ही इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया है, जिस वजह से ये मांगा ऑन गोइंग नहीं है। ये मांगा कंप्लीट हो चुकी है मांगा राइटर्स की तरफ से, जिसके पूरे 320 एपिसोड हैं। तो अब आप लोग आराम से बैठकर पूरे महीने तक के लिए एक न्यू मांगा को एंजॉय कर सकते हो। और वेल मुझे भी इसकी स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता, तो आप सबके साथ साथ में मैं भी इस मांगा को एक्सप्लेन करते हुए एंजॉय करूंगा। तो चलो बिना ज्यादा बातचीत को बढ़ाए बढ़ते हैं अपने न्यू वाले मांगा की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कोई बोलता है हम बिल्कुल मॉन्स्टर्स के बीचों बीच फंस गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़के और एक लड़की को, जिसके बाद यहाँ पर लड़की बोलने लगती है क्या हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। उसके जवाब में यहाँ पर लड़का बोलता है नहीं। बट हम देखते हैं वो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी अचानक से ही इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। एंड उसके बाद फिर लड़का वापस से बोलता है हम ऐसे नहीं मर सकते और अब मुझे किसी भी हाल में यहाँ से जिंदा निकलना होगा। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर अपना सारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम एक सिटी का प्रिजन दिखाया जाता है, मतलब जेल। और हम देखते हैं उसमें से एक लड़का किसी से बात करता है डैड मैं अब 18 साल का हो गया हूँ और अब मैं अडल्ट हूँ, और एक बारी आपने कहा था कि जब मैं अडल्ट हो जाऊंगा तब मुझे सारे सच के बारे में पता चल जाएगा। और वो एक मॉन्स्टर वेव जिसने सालों पहले पूरे के पूरे शहर को ही तबाह कर दिया था, उसके बारे में अब आपको मुझे सच बताने का टाइम आ गया है। एंड हम देखते हैं ये लड़का अपना एमसी है, मतलब अपना मेन प्रोटैगनिस्ट। और उसके बाद फिर ये अपने डैड से बोलता है डैड अब टाइम आ गया है कि मैं आपके नाम को साफ कर दूं। और हम देखते हैं वो जो सामने प्रिजन में बैठा होता है वो कोई और नहीं बल्कि अपने एमसी के फादर होते हैं। एंड उसके बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है पूरे 8 साल पहले, जहाँ पर कोई बताता है सिटी में 8 साल पहले ऐसे मॉन्स्टर्स की वेव आई थी जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और इसे चाइना की हिस्ट्री की सबसे बड़ी तबाही माना गया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर आसमान में काफी सारे मॉन्स्टर्स उड़ रहे होते हैं और साथ ही साथ हर जगह सिटी में चारों तरफ आग ही आग लगी होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर अपना एमसी वापस से बताता है मेरे फादर जुओ हुई वो अकेले पर्सन थे जो वहाँ पे सरवाइव कर पाए थे। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर ये ब्लेम लगा दिया गया कि मॉन्स्टर्स की वेव के बाद जुओ हंटर सिटी छोड़कर भाग गया था, मतलब वो अपनी ड्यूटी छोड़कर चला गया और इस घिनौने क्राइम के लिए उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया। और इन्होंने देश के लिए पहले जितने भी अच्छे काम किए थे उनको देखकर इन्हें 10 साल की ही सजा सुनाई गई और इन्हें फांसी की सजा नहीं दी गई। उसके बाद पिछले 8 साल से गद्दार का बेटा सुनता हुआ आ रहा हूँ, मुझे मेरे स्कूल से भी निकाल दिया गया और उन्होंने फिर बोला कि हमारा स्कूल गद्दार के बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेगा। जिसके बाद फिर मैंने नौकरी ढूंढना शुरू किया, लेकिन जितने भी ओनर्स थे उन्होंने मुझसे एक बात बोली अगर तुम यहाँ पर काम करोगे तो हम अपना धंधा कैसे चलाएंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर ग्राहक हमारी दुकान पर भी आएंगे। और यहाँ तक कि ब्लड डोनेट करते हुए भी डॉक्टर मुझसे बोलते हैं गद्दार के बेटे का खून, इसकी जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी, ये कभी नहीं हो सकता। एंड हम यहाँ पर देखते हैं अपना मेन प्रोटैगनिस्ट ये सब कुछ बातें अपने फादर को बता रहा होता है। जिसके बाद फिर वो वापस से बोलता है क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने फादर पर लगे हुए इस इनजस्टिस को क्लियर करना है। लेकिन हम देखते हैं उसके फादर सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं ज़ुओफान। उस समय जो मेरे साथ हुआ था उसके बारे में कहने को मेरे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है और सब कुछ साफ साफ तय हो चुका है और साथ ही साथ मैंने अपना क्राइम भी मान लिया है, तो अब तुम जा सकते हो। और मेरी बात मानो, सिटी जेड छोड़ दो, अपना नाम बदलो, फिर उसके बाद अपनी पहचान बदलो ताकि तुम एक बेटर लाइफ जी सको। और हम यहाँ पर देखते हैं जुओ ये सब कुछ काफी ज्यादा गौर से सुन रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर जुओ के फादर वापस से बोलते हैं तुम लोगों को बस ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम्हारा मेरे जैसा कोई फादर था ही नहीं, क्योंकि देश से गद्दारी करने वाले का बेटा होना आसान नहीं होता। बट हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने के बाद जो जुओ होता है वो टेबल पर काफी ज्यादा ही जोर से हाथ पटकते हुए बोलता है मैं इस सब पर विश्वास नहीं करता। जिसके बाद फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है डैड आप उस टाइप के पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद अपना जुओ प्रिजन कॉलिंग सेंटर से बाहर आने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर एक प्रिजन गार्ड उसे देखकर बोलता है वो देखो वो बाहर आ गया, ओह ये तो एक टेररिस्ट का बेटा है ना। उसके बाद हम देखते हैं जुओ के पास एक गार्ड जाता है और उसके बाद फिर वो जुओ से बोलता है अगर तुम अगली बार मिलने आते हो तो उसके बदले तुम्हारी फीस को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। जिसके बाद यहाँ पर इतना सुनने के बाद जुओ काफी ज्यादा ही शौक होते हुए बोलता है क्या 3 टाइम्स, ये तो 1000 से भी ऊपर चले जाएंगे, आखिरकार आप इतना ज्यादा क्यों बढ़ा रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं वो प्रिजन गार्ड बोलता है ये हमारे हायर सबका डिसीजन है, मतलब सीनियर्स का, और हम तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलने की इजाजत दे रहे हैं, यही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काफी है क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हारे फादर ने देश से गद्दारी की थी। लेकिन हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना
अपना जुओ होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद फिर वो सोचता है एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी जान को जोखिम में डाला और कंट्री के लिए काउंटलेस कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, आखिरकार फिर वो गद्दार कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जुओ को ये सब कुछ सोचते हुए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसके साथ साथ फिर वो बोलता है मैं डेफिनेटली सच का पता लगा कर रहूंगा। जिसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जुओ सिटी में आ चुका है और वो चलते चलते सोचता है सिर्फ $450 ही मिलने की फीस हर महीने मेरी जेब को खाली कर देती है और अब तो ये 3 गुना ज्यादा हो गया है। आखिरकार ये सब कुछ अब मैं हैंडल कैसे करूंगा। स्टारफॉल वॉरियर रिजर्व बनाने के बाद मैंने इतने सालों तक मर्सनरी गिल्ड में कुछ पैसे कमाने के लिए ही अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जू अपने हाथ पर कुछ मैजिक जैसा लेकर आ जाता है और उसके बाद हम देखते हैं वो वापस से बोलता है एक ऑर्डिनरी हेल्थ पर्सन हर चीज में ही फर्स्ट होगा, मतलब हर कैटेगरीज के अंदर, और एक ऑफिशियल स्टारफॉल वॉरियर के एटलीस्ट 10 पॉइंट्स, वो भी सभी कैटेगरीज के अंदर। लेकिन सिर्फ मेरा माइंड और एजिलिटी ही है जो कि 10 से ऊपर है। इस वजह से मेरी सोचने की और मेरे चलने की जो स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा तेज है और जो मेरी फिजिक एंड स्ट्रेंथ है उसके नंबर्स तो पता नहीं पूरे आधे साल से चेंज हुए ही नहीं है। और अगर अब मुझे यहाँ पर अपने फादर के नेम को क्लियर करना है तो मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन को कभी भी नहीं रोकना है। हाँ, मुझे ये बात पता है कि उन्होंने काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आज तक मुझे नहीं बताई। खैर चलो छोड़ो, मर्सनरी गिल्ड में जो मैं कमाता हूँ उससे मेरे रहने खाने का खर्चा तो निकल जाता है और उन सबको निकालने के बाद मेरे पास अराउंड $450 ही बचते हैं। लेकिन अब मुझे इसका 3 टाइम्स पे करना होगा। आखिरकार अब मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगा। जहाँ पर इतना सोचने के बाद जो जुओ होता है वो अपने एक लॉकेट को पकड़ लेता है और उसके बाद फिर वो उसे देखते हुए बोलता है मेरे पास सिर्फ यही एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट बचा हुआ है जो कि ये नेकलेस है। और उसके बाद फिर वो नेकलेस के बारे में बताते हुए बोलता है मेरी मॉम ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट पर प्रेजेंट दिया था और उन्होंने मुझे बताया था ये जो नेकलेस है वो मीटियोर फ्रेगमेंट से बना है जिस दिन रात को स्टारफॉल हुए थे, मतलब तारे टूटे थे, जिस वजह से जो इसकी कीमत है वो काफी ज्यादा है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर अपने किम की झलक दिख जाती है। एंड अब इसको देखकर किस किस को अपने किम की याद आई है वो मुझे कमेंट में बता देना। एंड उसके बाद हम फिर देखते हैं ये अपने नेकलेस को पकड़ते हुए बोलता है क्या मुझे ये सेल कर देना चाहिए। एंड इतना सोचने के बाद ही फिर वो अपने गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसके बाद बोलता है आखिरकार मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ, मुझे अब जाकर मर्सनरी गिल्ड के अंदर हाई रैंक मिशन को करना होगा। और उसी के बाद फिर यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है सिटी जेड के मर्सनरी हॉल के अंदर, जहाँ पर सभी लोग जुओ के आते ही बोलते हैं क्या ये कचरा फिर से यहाँ आ गया, ये 3 साल से अवेकंड है और अभी भी सबसे ज्यादा कमजोर, ये तो बिल्कुल स्टारफॉल वॉरियर्स का रिवर्स है और अभी भी काफी ज्यादा कमजोर स्टारफॉल वॉरियर रिजर्व के अंदर। जिसके बाद फिर कोई और बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ इतना ही कर पाएगा। एंड उसके बाद फिर कोई और बोलता है आखिरकार देश से गद्दारी करने का नतीजा तो यही होना था। और इन सब की बातें सुनने के बाद जुओ मन में सोचने लगता है यहाँ के लोग आज भी इतना ज्यादा ही शोर करते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक मोटे से पर्सन को जिसे कोई अंकल फैटी करके बुलाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि जुओ होता है। जिसके बाद फिर वो आते ही बोलता है क्या आप मेरे लिए कुछ ठीक ठाक से ई रैंक मिशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं इतना सुनने की वजह से वो बूढ़ा काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और उसके बाद फिर वो आते ही जुओ के सर पे एक जोरदार रख के देता है। एंड फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है बदतमीज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अंकल गाओ कहो। हाँ, इनका नाम अंकल गाओ है और क्या तुम मुझे यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड से बाहर निकलवाना चाहते हो। इसके बाद फिर वो बोलते हैं ई रैंक मिशन, वो भी तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ को देखकर। ओह, तो इसका मतलब ई रैंक मॉन्स्टर्स के डंजन में जाना बेसिकली सुसाइड होगा। और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर अंकल गाओ अपने सिगार को जलाने लगते हैं। इवन तुम्हें एफ रैंक की डंजन्स में जाने के लिए भी एक ऑफिशियल स्टारफॉल वॉरियर को लेकर जाना पड़ता है खुद की प्रोटेक्शन के लिए। और वैसे भी तुम सच में काफी ज्यादा ही लकी हो कि तुम इतने लॉन्ग टाइम से सरवाइव करते हुए आ रहे हो। यहाँ तक कि अगर मैं बोलूँ तो तुम एक एफ रैंक की डंजन्स के अंदर भी बलि के बकरे ही हो। जिसके बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं तुम यहाँ पर सिर्फ एक स्टारफॉल वॉरियर रिजर्व हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम एक ई रैंक के मॉन्स्टर डंजन के अंदर भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना जुओ बोलता है मुझे ये सब कुछ पता है अंकल गाओ, लेकिन आखिरकार मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अंकल गाओ होते हैं वो थोड़ा सोचते हैं। जिसके बाद फिर वो वापस से बोलते हैं यहाँ मेरे पास एक ई रैंक का काम है, इस चीज के पैसे भी अच्छे मिलेंगे, जहाँ पर जो ये ग्रुप है वो स्काउट को ढूंढ रहा है। लेकिन हाँ, ये साथ ही साथ एक ई रैंक का मॉन्स्टर डंजन है जो कि उन्हें साफ करने का मिशन मिला हुआ है एंड ये यहाँ पर काफी ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर जो अंकल गाओ होते हैं वो जुओ को एक लेटर दे देते हैं, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर जुओ बोलता है ये तो $3000
$100 हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना पढ़ने के बाद जो जुओ होता है वो अपने अंकल के पैर में पड़ जाता है और बोलता है अंकल गाओ आई लव यू। मतलब इसकी कुछ ना कुछ हरकतें तो अपने किम वाली हैं। बेचारा बहुत ज्यादा ही अभी गरीब है। एंड उसके बाद हम देखते हैं अंकल गाओ बोलते हैं ये पार्टी मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी तो अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। जिसके बाद हम देखते हैं जुओ को जिसको वापस से अंकल गाओ ने एक पंच दिया था रख के। एंड जुओ फिर बोलता है ओके मैं समझ गया। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है एक मॉल पर जहाँ हंटर्स के कपड़े मिलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अपने जुओ को जिसने नए नए आउटफिट्स पहन लिए होते हैं। और उसके बाद फिर वो सोचता है एक ई रैंक के डंजन को साफ करने के मिशन के लिए वो सभी स्टारफॉल वॉरियर्स हैं या फिर नोविस रैंक या उससे भी अबव। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने जुओ का एक काफी ज्यादा ही ओपी वाला लुक अपने हंटर्स ड्रेस में। एंड वो वापस से पोज मारते हुए बोलता है मुझे बस यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से ही स्काउटिंग करनी है जिसके बाद मुझे अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं जुओ कहीं तो पहुंच जाता है जहाँ उसके सामने एक पार्टी खड़ी होती है। और उसे दूर से ही देखने के बाद जुओ बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मुझे उठाया जाएगा। और वो यहाँ पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन तभी उस टीम में से एक लड़की उसे नोटिस करती है। एंड उसके बाद फिर वो बोलती है ओह तो तुम स्काउट हो जिसे अंकल गाओ ने रिकमेंड किया था। एंड इतना बोलने के बाद फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है मैं इस कॉम्बैट पार्टी की लीडर हूँ और मेरा नाम है मो यिनयुए जिसे हम मुंह करके बुलाने वाले हैं क्योंकि इसका नाम सच में काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जुओ ये सब कुछ सुनने के बाद उसको काफी ज्यादा शौक होते हुए देखता है। एंड फिर मन में सोचता है इसके वेपन्स और इक्विपमेंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि एक लेडी है और साथ ही साथ इंटरमीडिएट रैंक स्टारफॉल की वॉरियर। सो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपना एमसी सामने उस लड़की को देखकर बोलता है मॉन्स्टर एसेंस स्कोर मतलब कि इसके पास स्टार फॉलन का आउटफिट है। और अगर मुझे ठीक से याद है तो सिर्फ इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर ही स्टार फॉलन आउटफिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस बताने लगता है हाँ इसका नाम फ्रांसिस है। अलग अलग वेबसाइट्स पर अपने मांगा के एक्टर्स का नाम अलग होता है तो अब हम जिस हिसाब से अपनी मांगा को कंटिन्यू करेंगे उसमें इसका नाम फ्रांसिस है और इसमें करेंसी भी डॉलर में नहीं बल्कि इंडियन करेंसी में ही दिखाई जाएगी। चलो अब कंफ्यूजन को दूर करते हुए वापस से बढ़ते हैं अपने मांगा पर। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस बताता है मॉन्स्टर एसेंस स्कोर मैंने जहाँ तक सुना है शायद से हजारों मॉन्स्टर मिला के एक मॉन्स्टर एसेंस स्कोर बनता है और उसी की वजह से ये सच में काफी ज्यादा कीमती भी होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस आउटफिट के बारे में बताता है जिसके बारे में वो बताते हुए बोलता है स्टार फॉलन आउटफिट ये एक तरीके के वेपन्स होते हैं जो कि मॉन्स्टर एसेंस स्कोर से ही बनते हैं और इनकी वजह से फिर स्टार फॉलन वॉरियर्स की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर वो उस लड़की को देखते हुए बोलता है इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर के लिए 4 एबिलिटी का स्कोर कम से कम 40 होना ही चाहिए। और यहाँ पर देखने पर ये जो लेडी है ये सेम मेरे ही एज की लग रही है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना सोचने के साथ साथ फ्रांसिस काफी ज्यादा शुक होते हुए उस लड़की को देखने लगता है जो कि धीरे धीरे करके अपने फ्रांसिस की तरफ ही बढ़ रही होती है। और उसके बाद फिर वो सोचता है इसके और मेरे बीच में सच में काफी ज्यादा ही गैप है अभी और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक उसके लेवल पर पहुंच पाऊंगा। एंड इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस सामने उस लड़की को इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मैं एक मर्सनरी हूँ जो कि मिस्टर ओन ने रिकमेंड किया था। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के बाद फ्रांसिस अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है मेरा नाम फ्रांसिस है हॉलेट। एंड वो डरते डरते मन में ये भी सोच रहा होता है मुझे उम्मीद है कि वो मेरे फादर के बारे में नहीं सोचेगी और वो यहाँ पर कोई भी ट्रबल भी नहीं करेगी। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों हाथ मिलाने ही वाले होते हैं लेकिन तभी एक पर्सन आ जाता है और वो हॉलेट को साइड में करते हुए बोलता है नाइस टू मीट यू। और उसके बाद फिर वो बोलता है क्या तुम वो कैनन फोर्डर हो जिसे मर्सनरी गिल्ड ने यहाँ भेजा है। एंड हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस सोचने लगता है क्या कैनन फोर्डर। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो दूसरा हंटर होता है वो अपने फ्रांसिस का हाथ काफी ज्यादा जोर से ही दबाने लगता है जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस सोचता है ये सच में काफी ज्यादा ही दर्द कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ पर कोई आता है और वो बोलता है बहुत हुआ नाइजिल। एंड इस कन्वर्सेशन के बीच हमें पता चलता है उस हंटर का नाम नाइजिल होता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक बूढ़े पर्सन को जो कि बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पर स्टार फॉलन वॉरियर रिजर्व के अंदर एक मेंबर को बुली करना शर्मनाक नहीं लगता। उसके बाद हम देखते हैं नाइजिल फ्रांसिस का हाथ छोड़ते हुए हंसते हुए बोलता है ये तो सिर्फ एक छोटा सा मजाक था प्लीज इसका बुरा मत मानना बाय द वे। एंड इतना बोलने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस को जिसे नाइजिल के ऊपर अब काफी ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद नाइजिल अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज साइन कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं काफी ज्यादा ही स्पीड में चीज अपने फ्रांसिस की तरफ आ रही होती है और हम यहाँ पर देखते हैं वो फ्रांसिस को बस लगने ही वाली होती है लेकिन हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा स्टाइल में उसको रोक देता है। और इसे देखने के बाद यहाँ पर नाइजिल सोचता है क्या
कितनी तेज रिएक्शन है। और उसके बाद फिर हैवलेट को देखते हैं जो कि सोचती है काफी ज्यादा बढ़िया है। और उसके बाद हम उसी ओल्ड पर्सन को देखते हैं जो कि वो भी बोलता है सच में ये स्काउट के लिए काफी ज्यादा ही बढ़िया है। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना फ्रांसिस होता है उसका थोड़ा सा पोपट हो जाता है, क्योंकि वो जो चीज थी जो फ्रांसिस के पास काफी ज्यादा स्पीड में आ रही थी वो एक कागज होता है जिसके ऊपर अपने फ्रांसिस को साइन करना होता है। लेकिन उसी के साथ यहाँ पर फ्रांसिस सोचता है क्या सच में एक स्टार फॉलन वॉरियर का जूनियर ऐसा कुछ कर सकता है, मतलब कि जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ एनर्जी डालकर उन्हें थोड़ी देर के लिए एकदम सॉलिड बना सकते हैं। और हम देखते हैं ये सब कुछ सोचते हुए अपने फ्रांसिस को काफी ज्यादा ही पसीने आने लगते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर हैवलेट बोलती है उसके अंदर स्काउट बनने का पोटेंशियल तो है, इसका मतलब मिस्टर ओवन ने हमसे झूठ नहीं बोला था। और इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर हैवलेट पीछे पलटकर जाते हुए बोलती है मिस्टर मूरे यहाँ से अब आप इंचार्ज होगे। और हमें यहाँ पर पता चलता है उस ओल्ड पर्सन का नाम मूरे होता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर मूरे बोलता है हंटिंग के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग स्टार फॉलन वॉरियर रिजर्व का मेंबर ई लेवल मॉन्स्टर्स के डंजन्स के अंदर हंटिंग नहीं कर सकता। तो अब तुम यहाँ पर एग्रीमेंट को देख लो और अगर कोई दिक्कत ना हो तो इसे साइन भी कर दो। जिसके बाद हमें पता चलता है ये सब कुछ बातें मूरे अपने फ्रांसिस को ही बोल रहे होते हैं। एंड फिर यहाँ पर फ्रांसिस भी अपनी आंखें खोलते हुए आसपास देखते हुए बोलता है तो टोटल 6 पीपल्स हैं और उनमें से भी ज्यादातर जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स हैं, जिसके साथ साथ उनके पास काफी ज्यादा ही बढ़िया वाले हथियार भी हैं और 2 इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर्स स्टार फॉलन आउटफिट्स के साथ हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ सोचते हुए अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा खुश होता है और वो साथ ही साथ सोचता है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टीम है ये ई लेवल के मॉन्स्टर से काफी ज्यादा ही ताकतवर है। और इतना सोचने के साथ साथ यहाँ पर फ्रांसिस अपने एग्रीमेंट पर साइन भी कर देता है जिसका रिवॉर्ड हमें करेंसीज के अंदर 20,000 बताया जाता है। एंड फिर उसके साथ साथ यहाँ पर फ्रांसिस साइन करते हुए भी सोचता है मैं तो सच में यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पर बिना एफर्ट्स डाले भी पैसे कमा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं मूरे को जो कि काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या सभी के वेपन्स रेडी हैं? तो चलो अब चलते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं पूरी की पूरी एक टीम को जिसके अंदर अभी हमारा 4 लोगों से इंट्रोडक्शन हो चुका है एंड 2 अभी बाकी हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कोई बताता है हम ई लेवल मॉन्स्टर के डंजन के अंदर एंटर हो चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कोई वापस से बोलता है दुनिया बदलने के बाद जहाँ इंसान रहते थे उन जगहों को बाहर के मॉन्स्टर्स ने अपने कब्जे में कर लिया, जिस वजह से वो जितनी भी प्लेसेस थी वो सभी ह्यूमन बींग्स के लिए बंद हो गयी और उन पर काफी ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शन भी लग गई। जहाँ पर हम देखते हैं एक सिटी को जिसके अंदर अब काफी ज्यादा ही मॉन्स्टर्स रहते हैं। और उसके बाद वापस से कोई बताता है जितने भी हीट वेपन्स होते हैं वो सिर्फ म्यूटेड मॉन्स्टर्स के ऊपर थोड़ा ही इफेक्ट दिखाते हैं, मतलब उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और कुछ कुछ मॉन्स्टर्स तो बुलेट और पॉइजन गैस तक को भी आराम से झेल जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं एक काफी ज्यादा बड़े वाले स्नेक को जिसके ऊपर काफी सारी गन से अटैक हो रहा होता है एंड साथ ही साथ वहाँ पर पॉइजन गैस भी फैलाई गई होती है, लेकिन फिर भी उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर यहाँ पर बताया जाता है मॉन्स्टर से जितने भी मटेरियल निकलते हैं उनसे हथियार बनाए जाते हैं और फिर वही हथियार मॉन्स्टर को नुकसान पहुँचाने में या फिर उन्हें मारने में काफी ज्यादा ही हेल्प करते हैं। इस वजह से फिर जितने भी कोल्ड वेपन्स थे वो सभी वापस से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। और जो यहाँ पर सीनियर मॉन्स्टर्स होते हैं उनका सामान काफी ज्यादा कीमती होता है और आजकल जितने भी सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स होते हैं वो सभी वेल्थ एंड पावर के सिंबल बने हुए हैं। बट हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बताया जाता है ब्राउन सिटी में ई लेवल मॉन्स्टर लेयर। ये ब्राउन सिटी का डाउनटाउन एरिया हुआ करता था, लेकिन अब मॉन्स्टर्स के घूमने की वजह से ये काफी ज्यादा खतरनाक इलाका बन गया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि छुपते हुए मॉन्स्टर्स को देख रहा होता है और उसके साथ साथ फिर वो सोचता है ये जो काफी ज्यादा अजीब सी साउंड है ये यही मॉन्स्टर कर रहा है। और हम देखते हैं सामने एक मॉन्स्टर्स के पूरे ग्रुप को जहाँ पर अपना फ्रांसिस बताता है ये है फिश लिजार्ड जो कि एक तरीके से ई लेवल मॉन्स्टर है और ये एक तरीके के म्यूटेड मॉन्स्टर है जिसके ऊपर काफी ज्यादा ही मोटी चमड़ी का एक आर्मर होता है जो कि इसे एक तरीके से अमर बनाने का काम करता है। और जो इसके ये दांत हैं ये एक मेटल प्लेट को भी चीर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं उस फिश लिजार्ड को जिसे अचानक से ही कुछ सेंस होता है और हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना फ्रांसिस होता है वो अपने एरो एंड बो को लेकर उस पर अटैक कर देता है जो कि सच में देखने पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो जो अटैक होता है वो सीधा फिश लिजार्ड के सामने आ जाता है एंड हाँ वो लग भी जाता है। लेकिन उससे पहले ही जो वो फिश लिजार्ड होती है वो अपनी आंख को बंद कर देती है जिसकी वजह से वो जो एरो थी वो अचानक से ही डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है ये क्या, ये तो बाउंस हो गई। बट अब जो फिश लिजार्ड थी उसने अपने फ्रांसिस को देख लिया था जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जोर से चिल्ला
आती है और सीधा अपने फ्रांसिस के ऊपर अटैक करने के लिए काफी स्पीड में भागने लगती है। और हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि भागते हुए बोलता है, मैं मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में एकदम सक्सेड हो चुका हूँ। और उसके बाद इतना बोलने के बाद फ्रांसिस पीछे पलट कर देखता है और बोलता है, लेकिन आखिरकार इन ई लेवल मॉन्स्टर्स की स्पीड प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन से इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ फ्रांसिस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसे काफी ज्यादा पसीने भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना फ्रांसिस होता है वो लिजार्ड मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है, जिसके साथ साथ फिर वो यहाँ पर बताता है, ये जो यहाँ पर फिश लिजार्ड्स हैं, इनकी स्किन्स काफी ज्यादा ही थिक लेयर से कवर्ड होती है, जो कि इनके लिए एक आर्मर का काम करती है और इन्हें अमर भी बना देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो पीछे पलटते हुए सोचता है, एंड जो इनके शार्प दांत हैं वो तो लोहे की प्लेट तक को भी चीर सकते हैं और साथ ही साथ जो इसके पंजे हैं वो जमीन और पानी दोनों पर ही चल सकते हैं, जिस वजह से ये सच में काफी ज्यादा तेज भाग सकते हैं। और जो यहाँ पर स्टारफॉल वॉरियर्स रिजर्व के जो सदस्य हैं, अगर उनको इन मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा या फिर वो यहाँ के माहौल से बिल्कुल अनजान होंगे, तो उनका यहाँ से जिंदा वापस बच पाना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं वो जो फिश लिजार्ड होती है वो अपने फ्रांसिस के ऊपर अपनी जीभ से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन हर मॉन्स्टर की कोई ना कोई वीक स्पॉट तो होता ही है। एंड हम देखते हैं उस जीभ को, जहाँ पर उसने एक दीवार को काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक के साथ तोड़ दिया होता है। बट बढ़िया बात ये होती है कि अपना फ्रांसिस काफी जल्दी ही इसको डॉज कर लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद फ्रांसिस भागता हुआ सोचता है, मुझे इसके वीक स्पॉट पर अटैक करने के लिए थोड़ा सा चांस ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो फिश लिजार्ड होती है उसने वापस से अपनी जीभ से फ्रांसिस पर अटैक किया होता है। और इस मौके को देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, और अब ये मौका है, जहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी बो के अंदर 3 एरोज को रिलोड करता है। एंड उसके बाद वो डायरेक्टली उस पर अटैक करते हुए बोलता है, जो मुझे पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग इस फिश लिजार्ड की कमजोरी इसकी आंखें हैं और साथ ही साथ ये लंबी वाली जीभ। एंड इतना बोलने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं जो फ्रांसिस होता है वो अटैक कर देता है और उसके वो अटैक सीधा जाकर लिजार्ड की जीभ के बिल्कुल आर पार हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस खुश होते हुए बोलता है, क्या ये उसे लग गए? मुझे ऐसा लगता है जैसे जो रिजर्व मेंबर्स होते हैं, अगर वो भी इन मॉन्स्टर्स को जानते हो तो वो भी आराम से ई लेवल के मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो फिश लिजार्ड मॉन्स्टर होता है उसकी जीभ पर वो एरोज लग चुकी होती हैं, लेकिन हम नोटिस करते हैं धीरे धीरे करके वो एरोज उसकी जीभ से बाहर निकल जाती हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस होता है वो एकदम से सुन पड़ जाता है और उसके बाद फिर वो सोचता है, क्या तीर बाहर निकल गए? एंड इतना सोचने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं वो जो लिजार्ड मॉन्स्टर होता है वो डायरेक्ट यहाँ पर फ्रांसिस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस सोचता है, एक नॉर्मल वेपन से इसके वीक स्पॉट्स पर अटैक करने के बावजूद इस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो जो फिश लिजार्ड मॉन्स्टर होता है वो डायरेक्ट ही फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस की स्पीड अच्छा होने की वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। एंड उसके बाद फिर वो पीछे पलट कर सोचता है, क्या ये ई लेवल मॉन्स्टर की पावर है? इसकी स्पीड तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है, अगर मेरी रिएक्ट करने में थोड़ा सा भी टाइम लग जाता तो मैं यहाँ पर मारा जा सकता था। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना फ्रांसिस होता है वो अपने एक एग्जिट की तरफ बढ़ने लगता है और वहीं पर ऊपर से उस पर वापस से फिश लिजार्ड मॉन्स्टर अटैक करने के लिए बैठा होता है। एंड उसके बाद वो डायरेक्टली अटैक कर भी देता है, लेकिन हम देखते हैं वापस से यहाँ पर फ्रांसिस उस अटैक को डॉज कर देता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है, मैं सच में इस बार भी काफी ज्यादा लकी था, वरना बस मैं मारा ही गया था। और हम देखते हैं उसके बाद जो अपना फ्रांसिस है वो उस छोटी सी दीवार को पार कर देता है। एंड उसके बाद फिर वो बोलता है, यहाँ पर जितने भी नॉर्मल एरोज होते हैं वो सिर्फ मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें हार्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एंड इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा स्पीड में अभी भी भाग रहा होता है, जिसके बाद फिर वो वापस से बोलता है, अगर मेरे पास ई लेवल के मॉन्स्टर्स के मटेरियल से बने हुए एरोज होते तो मैं अकेले ही जितने भी ये लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं इनको इजीली हंट कर पाता, पर क्या सच में मैं इतने पैसे बर्बाद कर सकता हूँ? और हम देखते हैं अभी भी अपने फ्रांसिस को, जो कि बेचारा अपनी जान बचाकर काफी देर से भाग ही रहा है। लेकिन अब उसके सामने आती है मेन एग्जिट, जहाँ पर हम देखते हैं अब और भी ज्यादा फिश लिजार्ड मॉन्स्टर फ्रांसिस के पीछे लग चुके होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उस एग्जिट के पीछे खड़ी होती है अपनी पूरी की पूरी टीम, जहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है अभी भी भागते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, फिश लिजार्ड्स आ रहे हैं। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद जो मूरे होते हैं वो सभी को कमांड देते हुए बोलते हैं, सभी लोग रेडी हो जाओ। और उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है फिश लिजार्ड मॉन्स्टर की, जो कि उस दीवार को तोड़ते हुए काफी ज्यादा स्पीड में अभी भी भाग रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो मूरे होते हैं वो अपने शील्ड को बिल्कुल एग्जिट डोर के पास ही रखते हैं, जिस वजह से वो जो फिश लिजार्ड होती है
है वो डायरेक्ट आकर मूरे की शील्ड से टकराती है। एंड फिर यहाँ पर सही मौके का फायदा देखते हुए जो मूरे होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को मारने वाले होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर उनका पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जैसे कि इनका नाम है हरमन मूरे और ये 35 ईयर्स के हैं और ये एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हेवलेट अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को मार देती है, जिसके बाद हमें उसका भी पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जैसे कि इसका नाम होता है युवोने मूरे एंड ये 18 साल की है और ये भी एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा ही खतरनाक वाले स्टंट्स, जहाँ पर जो हेवलेट है उसने एक ही अटैक के अंदर उस फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को घायल कर दिया होता है। एंड हम देखते हैं इतना देखने के बाद अपना जो फ्रांसिस होता है वो काफी ज्यादा ही स्माइल करते हुए सोचता है हाँ ये टीम काफी ज्यादा ही इम्प्रेसिव है, और उसी के साथ साथ फिर वो बोलता है सच में ये टास्क तो काफी ज्यादा ही इजी था। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हेवलेट को, जो कि उसके बाद एक फाइनल स्लाइस के साथ उस फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को बिल्कुल बीच से 2 टुकड़ों में बांट देती है। और हम यहाँ पर देखते हैं इतना देखने के बाद जो नाइजेल होता है वो बोलता है मिस मूरे आप तो सच में काफी ज्यादा ही बढ़िया हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उस फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को जो कि अब मर चुका है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वापस से उस फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को जो कि शेक करना वापस से स्टार्ट हो जाता है एंड अपने आधे शरीर के साथ ही वो वापस से इन पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद जो नाइजेल होता है वो घबराते हुए बोलता है क्या ई लेवल मॉन्स्टर वापस से जिंदा हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रंट लाइन के अंदर नाइजेल और अपना फ्रांसिस खड़ा होता है और यहाँ पर इसको अपनी तरफ आते हुए देख नाइजेल काफी ज्यादा ही घबराते हुए बोलता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, जल्दी यहाँ से हट जाओ। बट हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही जो नाइजेल होता है वो अपने फ्रांसिस को आगे की तरफ धक्का दे देता है और उसके साथ साथ वो बोलता है कैनन फोडर अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना फ्रांसिस होता है वो बिल्कुल फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर के मुंह के एकदम सामने आ जाता है, लेकिन तभी वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए अचानक से ही उससे दूर हो जाता है और उसी के साथ साथ वो अपने हाथ पे लगे हुए उन वेपन्स को या फिर बोले छोटे छोटे एरोज को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। एंड उसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है उसे बिल्कुल भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता और वो छोटी एरो जाकर सीधा उसकी आंख पर लगती है एंड बाकी बचा हुआ काम अपनी हेवलेट कर देती है, जहाँ वो वापस से सीधा जाते ही उस मॉन्स्टर पर एक और स्लाइस अटैक कर देती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है सिर्फ खून और साथ ही साथ उस खून की छींटे अपने फ्रांसिस पर भी आती हैं। बट उसके बाद हम देखते हैं जो फ्रांसिस का पेंडेट होता है वो काफी ज्यादा ही ग्लो करते हुए बोलता है तुमने पहली बार ई लेवल के मॉन्स्टर को मारा है, जिस वजह से जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है और वो अपने आप को अब होस्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा है, प्लीज थोड़ा सा वेट करें। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद फिर वो बोलता है क्या आखिरकार ये कैसी आवाज थी, क्या ये कोई इल्यूजन था। एंड वेल यहाँ पर अपने मांगा के अंदर अपने फ्रांसिस का सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुका है, जहाँ पर अब मांगा में आगे बढ़ने पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला मजा आने वाला है। तो प्लीज इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना। चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हेवलेट को जो कि नाइजेल से बोलती है नाइजेल तुम इस मॉन्स्टर की क्रॉप से डील करो और उसके एसेंस स्कोर को निकाल लो। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि एक पिलर के सहारे बैठा होता है, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नाइजेल को जो कि बोलता है क्या सच में ये मेरा काम नहीं है। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हेवलेट को जो कि काफी ज्यादा ही गुस्से में बोलती है क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि जो भी तुमने किया है क्या उसके बारे में मैं नहीं जानती। एंड इतना बोलने के साथ साथ वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को भी पकड़ लेती है। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जितने भी जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स होते हैं वो सभी आग जलाकर आसपास बैठे होते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अपनी हेवलेट फ्रांसिस के पास जाती है और बोलती है ये हमारा न्यू टाइप का एक आर्मर राशन है जो कि तुम्हारी एनर्जी को काफी ज्यादा ही क्विकली रिस्टोर कर देगा, लो थोड़ा सा ले लो। एंड उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर हेवलेट बोलती है तुम सच में काफी ज्यादा ही बढ़िया स्काउट हो। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। एंड फिर वो मन में सोचने लगता है ये बाहर से जितनी ज्यादा रफ दिखती है सच में ये उतनी है नहीं। और हम देखते हैं वहाँ पर नाइजेल को जो कि उस मॉन्स्टर की क्रॉप्स को इकट्ठा करने का काम कर रहा होता है और उसके बाद फिर वो बोलता है फ्रांसिस मुझे तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि तुम मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में इतने ज्यादा बढ़िया होगे। जिसके साथ साथ वो अपने मन में सोच रहा होता है डैम इट इसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। एंड उसके बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी करंट सिचुएशन को देखते हुए तुम अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर शायद मुश्किल ही बन पाओ, और अगर तुम फिर भी पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा कैनन फोडर ही बनना होगा, जिसकी वजह से तुम दूसरी टीम से भी जुड़ सकते हो। वेल एक बारी मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए बता दूं जो कैनन फोडर का मतलब है वो है चारा,
मतलब कि मॉन्स्टर्स का चारा। लेकिन हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो हैवलेट होती है उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर उसके बाद वो नाइजेल से बोलती है, नाइजेल चुप कर जाओ। जिसके बाद फिर यहाँ पर नाइजेल बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तो बस यहाँ पर सच ही बता रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी भी इस बात पर हंसने लगते हैं। बट उसके बाद फिर यहाँ पर जो मूरे होते हैं वो अपने फ्रेंसिस के पास जाते हैं एंड उसके बाद फिर वो बोलते हैं, तुम इस चीज का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, नाइजेल बस यहाँ पर मजाक कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना फ्रेंसिस होता है वो अपने मन में सोचने लगता है, यहाँ पर इतने दयालु बनने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि नाइजेल ने उस फाइट के अंदर आखिरकार क्या किया था। एंड वेल इसके साथ यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अभी के टाइम पर रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं कोई चलते हुए आता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रेंसिस बोलता है, मिस मुरे मैं यहाँ पर गार्डिंग कर रहा हूँ तो प्लीज आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी इस बैटल के अंदर मैं ज्यादा हेल्प तो नहीं कर पाया। बट हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर हैवलेट बोलती है, हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें पेट्रोलिंग के लिए 2 पीपल्स की जरूरत होती है, तो बस मैं यहाँ पर अपने एग्रीमेंट को ही फॉलो कर रही हूँ। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर जब अपना फ्रेंसिस होता है फिर वो बोलता है, हाँ तुम्हारे एसेंट से मुझे ऐसा लगता है कि तुम जारिन सिटी से हो, लेकिन आखिरकार आप यहाँ पर ई लेवल मॉन्स्टर्स के लायर्स में कर क्या रही हैं, जो कि जेल्फरी सिटी में है। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है जो जेरिन सिटी है वो नॉर्थ में है, जहाँ पर सबसे पहले ही मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे और उसके बाद धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ती ही चली गई। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर हैवलेट बताती हैं, ये जो सिचुएशन है ये मेरे परिवार में एक अडल्ट की ट्रायल है और ये उसी का पार्ट है। और इतना बताने के बाद फिर यहाँ पर हैवलेट बोलती हैं, लेकिन आखिरकार तुम्हारा क्या, तुम्हारा यहाँ पर होना तो काफी ज्यादा ही डेंजरस है। एंड उसके बाद हम देखते हैं फिर अपना फ्रेंसिस यहाँ पर बताने लगता है, वो मैं एंड हम देखते हैं ये बात कंप्लीट नहीं हो पाती। उसी के बाद यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों खड़े होते हैं वहाँ पर पूरी की पूरी धरती ही एकदम से क्रैक हो जाती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर हैवलेट और फ्रेंसिस काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों काफी ज्यादा ही स्पीड में जमीन के नीचे गिरने लगते हैं एंड यहाँ पर ये हेल्प के लिए तो चिल्लाते हैं बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम देखते हैं किसी एक पर्सन को जो कि ठीक उसी गड्ढे के पीछे खड़ा होता है एंड उसके बाद फिर हमें यहाँ पर उसकी एक झलक दिखाई जाती है। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं एक जगह को जहाँ पर पटरियां बिछी होती हैं, मतलब वो देखने में एक सबवे लगता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रेंसिस को जिसने पता नहीं कहाँ से बट चश्मे लगा लिए होते हैं। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोलता है, सीरियसली क्या हम यहाँ पर टनल के कोलैप्स होने की वजह से गिर गए हैं और हम बिल्कुल अब उसके ऊपर खड़े हैं। जिसके बाद हम देखते हैं पीछे से हैवलेट भी निकल कर आती है और उसके बाद फिर वो फ्रेंसिस से बोलती है, क्या तुमने सब चीजों को अच्छे से चेकआउट कर लिया है कि ये जो टनल थी वो कोलैप्स हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रेंसिस को जो कि अच्छे से मेजर करते हुए बताता है, यस मैंने ऐसा कर लिया है और ये कम से कम एटलीस्ट 68 फीट है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से ये जियोलॉजी की वजह से हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से यहाँ पर फ्रेंसिस कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे ही नहीं निकल सकते तो हमें दूसरे सबवे एग्जिट के रास्ते को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर फिर हैवलेट पूछती है, क्या तुम्हें फिर दूसरे सबवे एग्जिट के बारे में पता है कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रेंसिस बोलता है, हाँ मैं इस जगह पर पूरी प्रिपरेशन के साथ आया था और हमेशा ही एक कैनन फोल्डर स्काउट को ये सब चीजें तैयार रखनी चाहिए। एंड इतना बोलने के बाद फिर यहाँ पर फ्रेंसिस एक जगह पर पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, अगर हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है तो ये सच में एग्जिट के काफी ज्यादा ही क्लोज है। और उसी के साथ साथ फिर हम यहाँ पर एक मैप को भी देखते हैं जहाँ पर फिर जो अपने फ्रेंसिस और हैवलेट है वो धीरे धीरे करके उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेंसिस सोचता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लाइट बढ़ती ही जा रही है, तो इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पर हैं। एंड इतना बोलने के बाद यहाँ पर फ्रेंसिस फिर हैवलेट को देखते हुए मन में सोचता है, एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर को रात के समय भी काफी ज्यादा बढ़िया दिखाई देता है और उसकी नजर का विजन काफी ज्यादा ही बढ़िया होता है, यहाँ तक कि गॉगल से भी। बट तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो हैवलेट होती है वो अचानक से रुक जाती है एंड उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रेंसिस अपने गॉगल्स को उतारते हुए बोलता है, आखिरकार क्या हुआ। जिसके जवाब में यहाँ पर हैवलेट बताती है, यहाँ पर ई लेवल मॉन्स्टर आ रहे हैं, वो भी एक से ज्यादा। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद जो फ्रेंसिस होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, लेकिन आखिरकार मुझे ये सब कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर हैवलेट बोलती है, इसमें सरप्राइजिंग वाली कोई भी बात नहीं है कि तुम्हें ये सब कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि ये बात भी मुझे मेरी स्वॉर्ड नहीं बताई है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं वो जो हैवलेट की स्वॉर्ड होती है वो काफी ज्यादा ही ग्लो करने लगती है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर राइटर आता है और वो बताता है वो एक स्टार फॉलन वॉरियर जिसके पास स्वॉर्ड का एसेंस है एंड वो साथ ही साथ काफी सारी स्वॉर्ड्स में मास्टर कर लेता है, तो वो स्टार फॉलन के आउटफिट के साथ कई सारी अलग अलग स्वॉर्ड्स के अंदर भी एकदम मास्टर हो सकता है, जिसकी वजह से फिर वो
मॉन्स्टर्स के ऑरा को सेंस कर लेता है और इस एबिलिटी को कहा जाता है एपिस्टेटिक पावर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ से काफी सारे मॉन्स्टर्स अपने फ्रेंसिस और हैवलेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सच में हम यहाँ पर देखते हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर हैवलेट बोलती है ये तो काफी ज्यादा हैं। और इसी के साथ फिर वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए फ्रेंसिस से बोलती है तो मुझसे थोड़ा दूर ही रहना। और उसके बाद फिर वो लगातार मॉन्स्टर्स पर स्लाइस लगाना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं अपना फ्रेंसिस बोलता है क्या मैं मदद करूं, लेकिन उसके जवाब में यहाँ पर हैवलेट काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती है तुम पीछे ही रहना, अगर तुम यहाँ पर आए तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रेंसिस होता है वो एकदम शांत हो जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ जो हैवलेट है वो अभी भी लगातार मॉन्स्टर्स पर अटैक करे जा रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके अटैकिंग फॉर्म में एक काफी ज्यादा ही ओपी वाला लुक एंड उसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रेंसिस सोचता है ये सच में कितनी ज्यादा ही पावरफुल है, क्या ये इसकी रियल पावर है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कोई आता है और वो बोलता है अब मैं तुम्हें 1-on-1 कॉम्बैट के बारे में बताऊंगा। जिसके बाद फिर वो लेक्चर देते हुए बोलता है अगर यहाँ पर कोई एक वॉरियर एक से ज्यादा मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता है तो वो सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर होता है। एंड हम देखते हैं उसके बाद इसी हिसाब से सभी कैटेगरीज को बांट दिया जाता है, जैसे कि F लेवल को जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर से और E लेवल मॉन्स्टर्स को इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर एंड A और D लेवल मॉन्स्टर्स को सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर से। एंड उसके बाद हम देखते हैं वापस से अपने फ्रेंसिस को जो कि सोचता है अगर यहाँ पर कोई एक वॉरियर एक से ज्यादा मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करता है तो उसे सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर कहा जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हैवलेट है वो अभी भी मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही होती है, जिसके बाद वो वापस से एक मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं वो जो सर होता है वो धीरे धीरे करके अपने फ्रेंसिस की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रेंसिस चिल्लाकर बोलता है क्या वापस से। एंड हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फ्रेंसिस को काट भी लेता है, लेकिन फिर जो फ्रेंसिस होता है वो अपनी नाइफ की हेल्प से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं ये सब कुछ करते हुए अपने फ्रेंसिस के हाथ काफी ज्यादा कांपने लगते हैं। लेकिन उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से सिस्टम अपीयर होता है और उसके बाद फिर वो बोलता है अगर तुम यहाँ पर एक E लेवल मॉन्स्टर को भी मारते हो तो उसकी वजह से जो अडेप्टिव स्पीड है वो काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है। लेकिन इतना सुनने के बाद यहाँ पर वापस से फ्रेंसिस बोलता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये आवाज वापस से क्यों आई है, खैर चलो छोड़ो मुझे प्रेजेंट पर फोकस करना है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर एक सोर्ड को जिससे काफी ज्यादा ही ब्लड टपक रहा होता है और उसके बाद फिर यहाँ पर हैवलेट बोलती है चलो ये कंप्लीट हुआ है अब बाहर चलते हैं। और फिर इतना सुनने के बाद यहाँ पर जो फ्रेंसिस होता है वो हैवलेट को देखने लगता है, बट हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जैसे ही फ्रेंसिस सबवे के एग्जिट डोर पर पहुँचता है तभी वो देखता है उसको बंद कर दिया गया है, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर फ्रेंसिस बोलता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, इसको बाहर से किसी ने ब्लॉक कर दिया है। बट हम तभी देखते हैं फ्रेंसिस के आगे काफी ज्यादा ही फास्ट से एक चीज होकर गुजरती है, जिसके बाद हम देखते हैं फ्रेंसिस बोलता है मिस मूरे आखिरकार आप ये क्या कर रही हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं वो कुछ और नहीं होता बल्कि मूरे ने अपने फ्रेंसिस के ऊपर स्वॉर्ड लगा दी होती है और उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा कोल्ड फेस बनाते हुए बोलती है ये तो वो सवाल है जो कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कुछ ब्लड की छींटों को एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड तो खत्म हो जाता है, बट मेरे अंदर भी काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि आखिरकार नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, तो चलो मेरे साथ आप लोग भी इसे एंजॉय करो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंसिस को जो कि काफी ज्यादा डर चुका होता है, जिसके बाद फिर वो बोलता है मिस मूरे आखिरकार इसका क्या मतलब है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मूरे बोलती है हाँ अब से इसका नाम मूरे ही है क्योंकि अपनी मांगा में आगे आगे बढ़ते बढ़ते हर जगह पर इसका नाम मूरे ही बताया गया है, तो हैवलेट को भूल जाओ एंड मूरे पर कंसंट्रेशन करो। फिर उसके बाद यहाँ पर वापस से फ्रेंसिस बोलता है क्योंकि तुम यहाँ से नहीं निकल पा रही हो तो क्या इसका मतलब तुम मुझसे बदला ले रही हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो मिस मूरे होती है वो फ्रेंसिस को देखने लगती है एंड जो फ्रेंसिस है वो भी मूरे को। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर मामला शांत होता है एंड उसके बाद फिर यहाँ पर मूरे अपनी स्वॉर्ड को म्यान में वापस से रखते हुए बोलती है मैं जस्ट सिर्फ टेस्ट कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रेंसिस बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टनल थी वो गिर गई और यहाँ से निकलने के रास्ते बंद हो गई, ये कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, इसका मतलब ये किसी ने जानबूझकर किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर मूरे घूमते हुए बोलती है ये सारे के सारे ट्रैप्स मेरे लिए थे, मुझे माफ करना फ्रेंसिस, मेरी वजह से तुम भी इसमें पड़ गए। जिसके बाद फिर यहाँ पर मूरे बताती हैं क्योंकि जो स्टार फॉलन फैमिलीज हैं उसके अंदर आपस में ही झगड़ा होता रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहानी सुनाने वाला आता है और वो बताता है जब से यहाँ पर स्टार फॉलन वॉरियर्स पैदा हुए हैं, जिन भी फैमिलीज में ज्यादातर स्टार फॉलन वॉरियर्स होते हैं उन्हें ही स्टार फॉलन फैमिलीज कहते हैं। उसके बाद फिर वो वापस से बोलता है यहाँ पर स्टार फॉलन फैमिलीज के भी बिल्कुल सेम रूल है जैसे कि इस दुनिया के हैं,
मतलब कि कमजोर मरते हैं और ताकतवर बच जाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मूरे को, जो कि आगे बढ़ते हुए बोलती है, फ्रांसिस क्या यहाँ पर कोई और रास्ता है निकलने का, जैसे कि कोई छुपा हुआ एग्जिट। एंड उसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस होता है वो अपनी एक स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास की सभी जगह को स्कैन करने लगता है। और इतना करने के बाद ही वो अचानक से ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो भागते हुए बोलता है, मैंने उसका पता लगा लिया है, वो सबवे का एंट्रेंस जो हम आते वक्त पार करके आए थे, मुझे पता है कि वो ब्लॉक था, लेकिन सच में वहाँ पर काफी ज्यादा ही गैप्स हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस ये सब कुछ बोलते हुए काफी स्पीड में भागने लगता है और उसके बाद फिर वो वापस से बोलता है, मैंने साथ ही साथ ये भी चेक किया था जहाँ पर मुझे अंदर की तरफ टनल भी दिख रही थी, तो इसका मतलब वहाँ पर निकलने का रास्ता तो होना ही चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे को, जो कि फ्रांसिस की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोलती हैं, तुम मेरी टीम में हो, सच में मैं काफी ज्यादा ही लकी हूँ। लेकिन हम देखते हैं उसके जवाब में यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, मिस मूरे अगर यहाँ पर ऐसी ही बात है तो मैंने बहुत ज्यादा टाइम से ही अपनी बात को रोक कर रखा हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर मिस मूरे बोलती है, हाँ हाँ बोलो क्या बात है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर फ्रांसिस रोते हुए बोलता है, क्या आप थोड़ा धीरे भाग सकती हैं क्योंकि मेरी सांस यहाँ पर काफी ज्यादा फूल रही है। और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस की हालत, जो कि सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर जो मिस मूरे होती हैं वो रुक जाती हैं, जिस वजह से जो अपना फ्रांसिस होता है उसे रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। एंड फिर वो काफी ज्यादा ही हांफते हुए यहाँ पर मिस मूरे से बोलता है, इस टनल में बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, जिस वजह से मुझे जल्दी थकान हो रही है। और हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे को, जो कि काफी ज्यादा ही अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती हैं, हाँ हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं, फ्रांसिस तुम तो एक ई लेवल के स्टार फॉलन वॉरियर हो ना, तो आखिरकार तुम इतने ज्यादा डेंजरस टास्क क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि बोलता है, हाँ यहाँ पर यही बात है, वरना आखिरकार मैं एक ई लेवल मॉन्स्टर के डंजन में क्यों ही आता और अपनी जान को यहाँ पर रिस्क पे क्यों लगाता। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ बोलते हुए फ्रांसिस काफी ज्यादा सैड होने लगता है। जिसके बाद फिर वो अपने पेंडेंट को पकड़ते हुए बोलता है, मेरे डैड को बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 ही साल बचे हैं, तो उससे पहले मुझे यहाँ पर सच का पता लगाना ही होगा। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने फ्रांसिस का नेकलेस होता है वो इस टाइम पर काफी ज्यादा शाइन करने लगता है। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी अपने हस्बैंड से बोलती है, अगर यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं होते तो मेरा बहुत ज्यादा मन था सी साइड जाने का, मतलब कि उस जगह पर जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। जिसके बाद फिर उसका हस्बैंड बोलता है, क्या तुम्हें वहाँ पर जाना है। और उसके बाद फिर वो हस्बैंड वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है, जब मैं यहाँ के मॉन्स्टर लेयर को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा तब हम वापस से उस ब्यूटीफुल सी साइड को देखने के लिए चलेंगे। और अगर मैं यहाँ पर पूरा क्लियर करते हुए बताऊं तो वो अपने फ्रांसिस के मॉम एंड डैड होते हैं। एंड हम देखते हैं वहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि अभी काफी ज्यादा छोटा होता है। और उसी के साथ साथ फिर वो अपनी स्टोरी बताते हुए बोलता है, मेरी मदर की डेथ उसी साल हो गई और ऐसा बताया जाता है कि काफी ज्यादा ही छोटी मॉन्स्टर की एक टाइड आई थी और वो लोगों को बचाते हुए वहीं पर मारी गई। लेकिन उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा ही छोटा था और मैंने अपनी मॉम का उस लिस्ट में नाम देखा था जो कि मरे हुए लोगों की थी। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर फ्रांसिस की मदर का नाम बताया जाता है, जो कि था जूलिया जैन। एंड उसके बाद फिर वो अपने लॉकेट को काफी ज्यादा ही टाइट से पकड़ते हुए बोलता है, अगर ऐसा ही था तो मेरे फादर अकेले ही उस मॉन्स्टर टाइड से कैसे बच गए। यहाँ पर सच में कुछ ऐसा है जो कि मुझसे छूट रहा है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे को, जो कि अपने फ्रांसिस के सामने ही खड़ी होती हैं। और यहाँ पर अपना फ्रांसिस अभी भी काफी ज्यादा सोच रहा होता है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस को ऐसे देखकर मिस मूरे बोलती हैं, मुझे माफ कर देना, मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्राइवेट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस उठते हुए बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही रेस्ट कर लिया है, तो चलो अब चलते हैं मिस मूरे। और इसी के साथ फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक टनल को और वहाँ से काफी ज्यादा पत्थर बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है यहाँ पर मिस मूरे और फ्रांसिस हैं, जो कि इस टनल से बाहर निकल रहे होते हैं। बट उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, आसमान से काफी ज्यादा ही एरोज उनकी तरफ आ रहे होते हैं। एंड इतना देखने के बाद यहाँ पर जो मिस मूरे हैं वो फ्रांसिस को धक्का देते हुए उसे सेव करने लगती हैं। और हम देखते हैं वो कुछ हद तक तो सेफ हो भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, क्या हुआ मिस मूरे तुम। एंड इतना बोलने के साथ ही वो देखता है जहाँ पर मिस मूरे को एक एरो लग चुका होता है। और उसके बाद फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो पॉइजन एरोज हैं। और यहाँ पर इतना पता चलने के बाद जो फ्रांसिस है वो काफी ज्यादा जल्दी ही उस एरो को बाहर निकालते हुए बोलता है, जहर को बाहर निकालने के लिए तीर को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा, मिस मूरे थोड़ी हिम्मत रखो। एंड हम देखते हैं फाइनली उसके बाद एरो निकल जाता है। जिसके बाद फ्रांसिस मिस मूरे को एक पत्थर की टेक से बिठा देता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है, ये लीजिए मेरे पास कुछ टॉक्सिसाइड हैं। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जो यहाँ पर मिस मूरे होती है फिर वो बोलती है, मैंने
मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे धोखा दोगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से अब एक के बदले दो पैर हो जाते हैं। एंड फाइनली उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन है। और हम यहाँ पर देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि वही 35 साल का बुढ़ा है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, तुमने मुझे पराया समझा था। मुझे सच में ये यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार तुम इतने तीरों के हमले से बच कैसे गए। और अगर सच बताऊं तो इस बार तुम पूरे फैमिली की किसी भी जनरेशन से सबसे बड़े जीनियस हो। और हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि कवर लेते हुए इन लोगों को ही देख रहा होता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है, ये काम यूने के लिए शुरू से ही एक जाल था और क्या ये स्टार फॉलन फैमिली का मेंबर है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे बोलती हैं, मेरे फादर ने तुम्हारी फैमिली को बचाया था और मेरी थर्ड आंटी की तुमसे शादी भी कराई थी, लेकिन फिर भी आखिरकार तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर ये बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है, एक मैन हमेशा ही वेल्थ के लिए स्ट्रगल करता है और जब तक फायदा है मैं कभी भी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर एक बटन को दबा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर अपना फ्रांसिस और मिस मूरे थी वो जगह अचानक से ही ब्लास्ट हो जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पर वो बुढ़ा बोलता है, चलो बाय। एंड इतना बोलने के बाद फिर वो नाइजेल से बोलता है, क्या तुमने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को पास के रिवर से ही वहाँ पर बुलाया था। लेकिन हम देखते हैं उसके जवाब में नाइजेल बोलता है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो अब नहीं बच पाएंगे। और इतना बोलने के साथ साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है। एंड इतना होने के बाद फिर यहाँ पर वो बुढ़ा बॉम्ब ब्लास्ट की तरफ देखते हुए बोलता है, लोग उस कहानी पर ही विश्वास करेंगे, एक गद्दार का बेटा मूरे फैमिली के जीनियस पर हमला कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होता है, लेकिन उसी के साइड में रिवर से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स भी उस तरफ जाने लगते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं काफी सारा खून धरती पर टपक रहा होता है, जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस और मूरे को। हाँ, वो अभी बॉम्ब ब्लास्ट से बच चुके हैं। एंड जो यहाँ पर अपना फ्रांसिस है वो मूरे को उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस बताने लगता है, वेल यहाँ पर हम लोग बिल्कुल आखिरी वक्त पर ही एकदम से पीछे हट गए थे, जिसकी वजह से हम उस एक्सप्लोजन से बच गए, लेकिन बदकिस्मती से। एंड इतना बोलने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं वो वापस से बोलता है, हम वापस से इस अंडरग्राउंड के अंदर आ गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ स्मेल आ रही है। और इतना बोलने के साथ ही फिर वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलती हैं, शिट, जो ये पॉइजन वाला एरो था वो फिश लिजार्ड के खाने पर भी मिल गया था। और इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, इन बास्टर्ड ने तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए काफी ज्यादा ही प्लानिंग बिछाई हुई थी। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं, यहाँ पर ये सिर्फ मुझे मारना ही नहीं चाहते थे, बट उसके साथ साथ मेरे मर्डर का इंजाम भी वो तुम पर ही लगाने वाले थे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड यहाँ पर ऐसा होने के बाद फिर फ्रांसिस सोचता है, अगर यहाँ पर योवान को कुछ भी हो जाता है या फिर वो यहाँ पर मर जाती है तो उसका सारा इंजाम तो मेरे ऊपर ही आने वाला है। तो अब मुझे भी यहाँ पर यही लगता है कि जो मेरे डैड थे वो प्रोबेबली यहाँ पर मूरे परिवार की वजह से ही या फिर उनके गुस्से की वजह से ही बीच में आ गए। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है सेम यही सिचुएशन मेरे डैड के साथ भी आई हो। बट हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ सोचने के बाद जो अपना फ्रांसिस है वो वापस से यहाँ पर सोचने लगता है, मुझे यहाँ से किसी भी हाल में जिंदा निकलना होगा। एंड वो इतना सोचने के साथ साथ काफी ज्यादा गुस्सा भी करने लगता है। लेकिन हम तभी देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि काफी ज्यादा स्पीड में अपनी जीभ से इन दोनों पर अटैक कर देता है। बट यहाँ पर टाइम रहते ही जो अपनी मिस मूरे हैं वो स्वॉर्ड निकालते हुए उस मॉन्स्टर की जीभ को बीच से काट देती हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर वो फ्रांसिस से बोलती हैं, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस है वो बोलता है, चलो फिर ठीक है, मैं ये देखता हूँ क्या यहाँ पर कोई और रास्ता हो सकता है जिससे हम बाहर निकलें। एंड इतना बोलने के साथ साथ फिर फ्रांसिस यहाँ पर सोचने लगता है। एंड वो फाइनली एक जगह को स्पॉट भी कर लेता है, जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए मिस मूरे से बोलता है, यहाँ पर एक जगह है जहाँ से शायद हम बाहर निकल सकते हैं। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर मूरे बोलती हैं, तो फिर चलो जल्दी से चलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं फिर फ्रांसिस यहाँ से भागते हुए बोलता है, मैंने पहले उसको अच्छे से सर्वे किया था लेकिन वो उस टाइम पर बंद था। और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस भाग रहा होता है, जिसके पीछे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। एंड हम देखते हैं उसके बाद फिर वो पीछे मुड़ते हुए मिस मूरे से बोलता है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा गैप्स हैं जो कि मुझे अब यहाँ पर नीचे की तरफ दिख रहे हैं, और अगर अब हम उन पत्थरों के बीच से निकल सकते हैं तो हम बच पाएंगे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपनी मिस मूरे होती हैं वो अभी भी मॉन्स्टर्स से भागते भागते भी फाइट कर रही होती हैं। जिसके बाद फिर वो अपने फ्रांसिस के साइड में आते हुए बोलती हैं, अभी वो कितना दूर है। जिसके जवाब में यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, सिर्फ 3 रास्ते, यहाँ पर 3 रास्ते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस मिस मूरे की तरफ देखते हुए बोलता है, उसके हाथों से जो खून आ रहा है वो काला पड़ गया है और अगर वो इसी तरीके से लड़ती रही तो वह एंटीडोट भी बेकार हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद वो एक चट्टान के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, डैम शिट, मैं कितना ज्यादा ही बेवकूफ हूँ। और हम
देखते हैं फिर उसके बाद एक चट्टान को, जहाँ पर ऊपर की साइड में एक काफी बड़ा क्रैक होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है यहाँ से हवा आ रही है मिस मूरे, ये पक्का एक रास्ता है बाहर निकलने का, तो अब ये श्योर है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। बट हम देखते हैं उसके जवाब में यहाँ पर मिस मूरे दूसरी तरफ देखते हुए बोलती हैं, फ्रांसिस मुझे काफी ज्यादा डर है कि हमारे लिए अब कोई भी बचने का रास्ता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि उस तरफ देखने के बाद एकदम ब्लैंक हो जाता है। एंड हम देखते हैं उसके बाद उस रास्ते में जहाँ पर अब काफी ज्यादा फिश रिजॉर्ट आ चुके हैं, और जो अपने फ्रांसिस और मिस मूरे हैं वो एक चट्टान की तरफ से बंद हो चुके हैं, जिस वजह से अब इन्हें इधर उधर भागने का भी मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जो अपनी मिस मूरे हैं वो स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलती हैं, मैं इन मॉन्स्टर्स को रोक कर रखूंगी, तुम यहाँ से बाहर निकलो। बट उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, लेकिन मिस मूरे आप, जिसके जवाब में यहाँ पर मिस मूरे बोलती हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि जो मेरा पॉइजन है वो इन फिश लिजार्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, जिस वजह से मैं उनसे कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगी। लेकिन अब तुम हेजिटेट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर हम दोनों में से कोई एक भी बच गया तो ये सच में काफी ज्यादा अच्छा होगा। और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही जो मिस मूरे होती हैं वो डायरेक्टली काफी ज्यादा ही स्पीड में उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं जो अपना फ्रांसिस होता है वो अपने आप को यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर समझने लगता है, जिस वजह से वो खुद पर ही काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं जो मिस मूरे हैं वो मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ जाती हैं, बट जो अपना फ्रांसिस है वो घूमकर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस ऊपर चढ़ते हुए बोलता है, जो ऊपर चढ़ने का रास्ता है मुझे सबसे पहले उसे साफ करना होगा। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ पर वो रास्ता मिल गया है, तो अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उस डंजन से बाहर का सीन, जहाँ पर अब काफी ज्यादा पत्थर बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं फाइनली अपने फ्रांसिस ने रास्ते को क्लियर कर दिया होता है। जिसके बाद फिर वो इतना करने के बाद बोलता है, चलो काफी बढ़िया, जो एग्जिट है अब वो पूरे तरीके से क्लियर है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद अपने फ्रांसिस को जो एक ट्रैप के दूसरी तरफ खड़ा होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं ये सभी ट्रैप्स किसी और ने नहीं बल्कि अपने फ्रांसिस ने ही सेट किए होते हैं। और इतना करने के बाद फिर यहाँ पर वो मिस मूरे को आवाज लगाता है, मिस मूरे जल्दी से यहाँ आ जाइए। और हम देखते हैं इस आवाज को सुनने के बाद जो मिस मूरे हैं वो पीछे पलट कर देखती हैं, और वो भी काफी ज्यादा स्पीड में इस ट्रैप की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो ट्रैप के पास पहुंचती हैं, वो अचानक से ही स्लाइड होते हुए उस ट्रैप के नीचे से आ जाती हैं। बट उनके पीछे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी जाकर उस ट्रैप से टकरा जाते हैं। और हम देखते हैं धीरे धीरे करके फिर वो जो डंजन होती है वो ऊपर से ढहना शुरू कर देती है, क्योंकि जहाँ पर वो ट्रैप टाइट किया गया था वो सभी अब इसको हैंडल नहीं कर पाते और पत्थर ऊपर से गिरना स्टार्ट कर जाते हैं। जिसके बाद फ्रांसिस यहाँ से बाहर निकलते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, डंजन कोलैप करना स्टार्ट कर रहा है, तो प्लीज जल्दी से आ जाओ बाहर। एंड उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो पूरा डंजन होता है वो अचानक से ही कोलैप्स कर जाता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये होती है जो अपना फ्रांसिस और मिस मूरे हैं वो बाहर आ चुके हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, मिस मूरे देखा आपने, हम बाहर निकल गए। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस और मिस मूरे को, जिनके सामने पूरी डंजन अचानक से ही कोलैप्स करने लगती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अपनी मिस मूरे स्माइल करते हुए बोलती हैं, हाँ हम बाहर निकल गए, तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया फ्रांसिस। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो मिस मूरे की सोड होती है फिर वो अचानक से ही काफी ज्यादा वाइब्रेट होते हुए ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। और इतना होने के बाद यहाँ पर जो अपनी मिस मूरे और फ्रांसिस हैं वो पलटकर दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वापस से काफी ज्यादा लिजार्ड मॉन्स्टर्स को, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि अब उनके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा होता। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं जो मिस मूरे की सोड होती है वो अचानक से ही जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद जो अपना फ्रांसिस है फिर वो नोटिस करता है कि मिस मूरे बेहोश हो चुकी हैं, और वो बेहोश होते हुए बोलती हैं, यहाँ से भाग जाओ। और यहाँ पर मिस मूरे को बेहोश होता हुआ देख फ्रांसिस चिल्लाते हुए बोलता है, मिस मूरे आपने क्या कहा, मैं यहाँ से भाग जाऊँ? आखिरकार मैं यहाँ से कहाँ भाग सकता हूँ? और हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ वो मिस मूरे की सोड को पकड़ लेता है और वो दूसरे हाथ से मिस मूरे को उठाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है, मैं आज से पहले कभी भी ई लेवल मॉन्स्टर से नहीं लड़ा हूँ। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है, चलो वो बुरी तरीके से घायल है, अब हमारे पास मौका है। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं अपना फ्रांसिस चिल्लाते हुए खड़े होता है, और हम उसके बाद देखते हैं जो एक मॉन्स्टर होता है वो तुरंत ही अचानक से अपने फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो अपना फ्रांसिस है वो काफी ज्यादा ही पावरफुल स्लाइस के साथ उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में बांट देता है। बट हम तभी देखते हैं वो जो मॉन्स्टर की गर्दन होती है उसके अंदर से काफी ज्यादा बड़ी जीभ बाहर निकलती है और वो जाकर सीधा अपने फ्रांसिस को लग जाती है। जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और उसके बाद फिर वो घबराते हुए बोलता है, फादर मुझे माफ कर देना। और हम यहाँ पर देखते हैं वो जीभ अपने फ्रांसिस के पूरा आर पार हो जाती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, मैं वापस से आकर अब आपका नाम साफ नहीं कर सकता। एंड हम देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जो अपना फ्रांसिस है
वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर बोल रहा होता है, मैं सच में यहाँ पर मरना नहीं चाहता, काश मैं यहाँ पर बस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन हम तभी देखते हैं यहाँ पर एक सिस्टम को जो कि धीरे धीरे करके एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर वो बोलता है, ई लेवल का मॉन्स्टर 3 बार यहाँ पर टकरा गया है और तुमने उसका हंट किया है, जिस वजह से जो अब बिल्डअप है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इसके साथ साथ ही जो अपने फ्रांसिस का नेकलेस होता है वो हवा में उड़ते हुए काफी ज्यादा ही ग्लो करने लगता है, जिसके बाद फिर यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आता है, वॉरियर सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। और हम देखते हैं उसके बाद अपने फ्रांसिस को जो कि एक तरीके से हवा में उड़ रहा होता है, और अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर के अंदर ही पूरा सिस्टम फिट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर 4 पावर्स के बारे में भी बताया जाता है, जिसमें फर्स्ट है स्पिरिट, देन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद स्ट्रेंथ एंड लास्ट एजिलिटी। और उसी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस का फेस, लेकिन वो उसी के साथ साथ यहाँ पर एक जगह पर फ्लो करते हुए मन में सोच रहा होता है, क्या मैं मर रहा हूँ, लेकिन आखिरकार ये सब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस की हालत, जहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अपना फ्रांसिस पानी में काफी ज्यादा डूबता हुआ नीचे तक जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन शो होता है, इस वॉरियर सिस्टम ने जितनी भी पुरानी जमा की हुई पावर्स को इकट्ठा किया हुआ था वो सब अब चालू होते हैं, जिस वजह से स्टार्टिंग में ही एक बार में ही होस्ट को 100 एट्रीब्यूट्स पॉइंट वापस से मिल रहे हैं। और अब यहाँ पर होस्ट की कंडीशन को सिस्टम देख रहा है, जिस वजह से अभी उसे उतने ही एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स दिए जाएंगे, वो भी सिस्टम की तरफ से। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो सिस्टम है वो धीरे धीरे करके अपने फ्रांसिस को एट्रीब्यूट्स देना स्टार्ट करता है, जिसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस की बॉडी धीरे धीरे करके हील होना स्टार्ट हो रही होती है। और हम यहाँ पर देखते हैं उसके बाद जितने भी यहाँ पर 4 पावर होती हैं उन सभी के अंदर एट्रीब्यूट्स पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड इतना होने के साथ ही फिर यहाँ पर अपने फ्रांसिस की आंख खुलती है, जो कि अब आप इसको अपने मांगा के अंदर फ्रांसिस का दूसरा जन्म भी कह सकते हो। एंड उसके बाद फिर इतना होते ही सिस्टम वापस से बोलता है, इनिशियल एट्रीब्यूट्स पॉइंट यहाँ पर दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर होस्ट से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने स्टेट को चेक करे। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जो अपना फ्रांसिस है वो अचानक से ही काफी ज्यादा घबराहट में उठता है, जिसके बाद फिर वो उठते ही सबसे पहले बोलता है, क्या ये मेरी डेथ से पहले का कोई इल्यूजन है, जहाँ पर जो फिश लिजार्ड थी उसने मुझे मारा था। एंड इतना सोचने के बाद ही फिर वो यहाँ पर शौक होते हुए बोलता है, लेकिन एक मिनट, मुझे वहाँ पर दर्द क्यों नहीं हो रहा है। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिश लिजार्ड ने जहाँ पर अपने फ्रांसिस के ऊपर अटैक किया होता है वो धीरे धीरे करके हील होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये सब कुछ होता हुआ देख फ्रांसिस बोलता है, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को जो कि अभी भी उन मॉन्स्टर्स के बिल्कुल बीचों बीच बैठा होता है, और वो देखता है फिर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो धीरे धीरे करके मिस मूरे की तरफ को ही बढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर वो अचानक से ही किसी चीज को नोटिस करते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना फ्रांसिस होता है। एंड उसे यहाँ पर वापस से जिंदा होते हुए देख जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो वापस से अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, और उन्हें अचानक से अपनी तरफ आते हुए देख जो अपना फ्रांसिस है वो भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन फिर उसके बाद वो काफी ज्यादा ही फास्ट तरीके से उन मॉन्स्टर्स के अटैक को डॉज कर लेता है, और वो यहाँ पर इस डॉज को देखने के बाद खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग के साथ सोचता है, आखिरकार मैंने इतने इजीली इन सभी को डॉज कैसे कर लिया, और जो मेरी यहाँ पर बॉडी है वो इतनी ज्यादा लाइट फील मुझे क्यों हो रही है, और साथ ही साथ काफी ज्यादा फास्ट भी। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे इस स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा पावर मिल रही है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना बोलने के साथ साथ जो अपना फ्रांसिस है वो स्वॉर्ड को ही देखने लगता है, जहाँ पर उस स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद अचानक से ही वहाँ पर सिस्टम अपीयर होता है, जिसके बाद फिर वो यहाँ पर आकर फ्रांसिस को बताता है, ये जो तलवार है ये सच में काफी ज्यादा ही हाईएस्ट ग्रेड लेवल की है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के एसेंस कोर से बना है। और ये यहाँ पर कोई भी ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है कि उसने इतने इजीली उस फिश लिजार्ड मॉन्स्टर को बीच से ही काट डाला। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस सोचता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस स्टार फॉलन स्वॉर्ड का पूरे तरीके से ही यूज कर पाऊंगा, मतलब इसकी फुल पावर का यूज कर पाऊंगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, चलो अब मुझे पहले जल्दी से जल्दी इस डिफिकल्टी को क्लियर करना होगा। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि अब काफी ज्यादा ही स्पीड में उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद फिर वो अपनी एक रस्सी से स्वॉर्ड को बांध देता है, और उसके बाद फिर दूर ही दूर स्वॉर्ड को फेंकते फेंकते सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा ही कूल एंड सेटिस्फाइंग लग रहा होता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं 2 मॉन्स्टर्स को जो कि एक साथ ही फ्रांसिस के आगे आ चुके होते हैं, और उसी के पल भर के बाद ही उन दोनों मॉन्स्टर्स के सर उनके धड़ से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि मॉन्स्टर से लड़ते हुए काफी ज्यादा ही ब्रूटल हो जाता है। एंड यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद अपना फ्रांसिस बोलने लगता है, मुझे अपनी अभी करंट की स्ट्रेंथ को देखते हुए ये लग रहा है कि अब मैं प्रोबेबली जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा हूँ, और इस स्टार फॉलन स्वॉर्ड की पावर के साथ एडिक्ट होने के बाद मैं इन
ई लेवल के फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा इजीली ही मार दूंगा। लेकिन हम तभी देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ अपना फ्रांसिस सोच ही रहा होता है, बट तभी उसके सामने अचानक से ही सिस्टम आ जाता है जो कि उससे बोलता है होस्ट अभी बैटल में है, तो प्लीज अपने एनिमी पर फोकस करो। और यहाँ पर इतना देखने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही विल स्माइल करते हुए बोलता है चलो फिर ठीक है, अब मैं इन फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स पर ही फोकस करता हूँ और पहले मैं इनसे निपटता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी अपने फ्रांसिस को काफी ज्यादा ही सस्पिशियस नजरों से देखने लगते हैं। जिसके बाद फिर वो वापस से अपने फ्रांसिस की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें आते हुए देख यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है अब तुम यहाँ पर ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस का एक ओरे में काफी ज्यादा ही ओपी वाला लुक। और उसके बाद फिर यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो अपने फ्रांसिस पर आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन उन्हीं के साथ साथ अपना फ्रांसिस भी आगे बढ़ता है उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए। जिसके बाद हमें यहाँ पर वापस से काफी ज्यादा ही पावरफुल स्लैशेस दिखाए जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो अपना फ्रांसिस है वो इन मॉन्स्टर्स के बिल्कुल बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स अपने फ्रांसिस को काट लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं तभी अपने फ्रांसिस को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश लगा देता है, जिसकी वजह से उसके आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी या तो बीच से काटे जाते हैं या वो सभी दूर हो जाते हैं। और हम देखते हैं ये सब कुछ होते हुए देख फ्रांसिस गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो वापस से बोलता है ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है कि मैं अब इन मॉन्स्टर्स से टक्कर ले सकता हूँ। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर और भी ज्यादा ब्रूटल फाइट होना स्टार्ट होती है। जिसके बाद अपना फ्रांसिस स्लाइस लगाते हुए बोलने लगता है चलो अब यहाँ पर और कुछ नहीं बचने वाला, और वो लगातार बार बार यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ साथ वो यहाँ पर अपने गुस्से को भी बाहर निकाल रहा होता है और वो सोचते हुए फिर बोलता है हमेशा एक टीम के पीछे छुप कर रहना, और वापस से वो अटैक करता है। जिसके बाद फिर वो वापस से बोलता है क्या फाइनली मैं भी अब अपनी किस्मत का मालिक बन चुका हूँ। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस फाइनली अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है। जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा हाफते हुए बोलता है मैंने कर दिखाया, मुझ में सच में काफी ज्यादा पावर है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वापस से अपने फ्रांसिस के सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है जहाँ पर अपने फ्रांसिस के सारे एट्रीब्यूट्स लिखे होते हैं, लेकिन अब उसके अंदर एक और चीज ऐड होती है जो कि होते हैं एट्रीब्यूट पॉइंट, जिनको अपना फ्रांसिस किसी भी हिसाब से यूज कर सकता है, चाहे वो इन्हें स्पिरिट के अंदर यूज करे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ या फिर एजिलिटी। एंड उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस को जो कि साइड में देखते हुए बोलता है रुको जरा। एंड वहीं पर साइड में ही मिस मूरे भी लेटी होती हैं। जिसके बाद यहाँ पर वापस से फ्रांसिस बोलता है मुझे यहाँ पर जो भी अभी हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड हम देखते हैं एक जगह पर वापस से काफी सारे मॉन्स्टर्स को। तो वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस मन में सोच रहा होता है जब ये सबवे टनल अचानक से ही कोलैप्स हो गया था तो उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी फिश लिजार्ड मॉन्स्टर थे वो ज्यादातर इस टनल से बाहर निकलकर ग्राउंड पर चले गए थे ताकि वो लोग सेफ रह सकें। और उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस और मिस मूरे को जो कि अभी तक उसी टनल के अंदर होते हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस अपने हाथ में बैंडेज लगाते हुए मन में बोलता है यहाँ पर जितने भी फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स हैं वो सभी बाहर निकलने वाले रास्ते पर इकट्ठे हो गए हैं, जिस वजह से हमें कुछ टाइम के लिए मॉन्स्टर्स बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। और अब मुझे यहाँ पर जल्दी से एक्शन लेते हुए मिस मूरे के जहर को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना होगा, क्योंकि वो जो पॉइजन है उसके अंदर कुछ ऐसी चीज मिली है जिसकी वजह से यहाँ पर फिश लिजार्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि सच में हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एंड उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे को जो कि अभी भी बेहोश हो रखी होती हैं। लेकिन हम उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि धीरे धीरे करके मिस मूरे की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगता है। और उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है मुझे माफ करना, हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना ही होगा, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर मिस मूरे के आर्मर को पकड़ लेता है। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है टनल के बाहर का। हम काफी ज्यादा ही लिजार्ड मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि एक फ्रेग्रेंस के पीछे भाग रहे होते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर फिर अपना फ्रांसिस बताता है फिश लिजार्ड का बेट मतलब कि चारा एक ऐसा लिक्विड है जिसकी एक अलग तरीके की स्मेल होती है जो कि यहाँ पर फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स को एकदम से पागल कर सकता है। और उस स्टारफॉलन रात के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। यहाँ पर सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि पौधे भी, और यहाँ पर बदलते हुए प्लांट से कई तरीके की मेडिसिन भी बन सकती हैं, और साथ ही साथ मॉन्स्टर्स का चारा भी। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पर एक लेबोरेटरी को भी देखते हैं। एंड इतना होने के साथ ही फिर यहाँ पर अपना सारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं मिस मूरे और अपने फ्रांसिस को। और यहाँ पर अपना फ्रांसिस फिर बोलता है
यहाँ पर चोट को तो आराम से ठीक किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर चारे की ड्रॉप्स भी मिली हुई हैं, जिसकी वजह से हम अभी भी काफी ज्यादा बड़े डेंजर में हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिस मूरे को, जहाँ पर अपने फ्रांसिस ने मिस मूरे का आर्मर को उतार दिया होता है ताकि वो यहाँ पर मिस मूरे के घाव को काफी अच्छे से ठीक कर सके। और यहाँ पर मिस मूरे को देखते हुए फ्रांसिस बोलता है मुझे इसे दूसरे पोर्शन से कवर कर देना चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसने एक अलग तरीके का ही कोई पॉइजन बना लिया होता है और उसमें से काफी ज्यादा अजीब सी स्मेल भी आ रही होती है। एंड इसी वजह से यहाँ पर फ्रांसिस ने भी अपनी नाक बंद कर रखी होती है और वो पोशन को आगे करते हुए बोलता है मिस मूरे मुझे माफ कर देना। जिसके बाद हमें यहाँ पर उस पॉइजन के बारे में बताया जाता है। ये स्कंक नाम के एक मॉन्स्टर के डैश से बनी होती है। अगर मैं यहाँ पर उसका रियल नाम लेता हूँ तो हो सकता है आप एक दिन के लिए खाना छोड़ दो। तो चलो इसके बिना ही कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है ये स्कंक नाम के उस मटेरियल से बनता है जिसकी वजह से ये मेडिसिन काफी ज्यादा स्मेल करने लगती है और उसी स्मेल की वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स भी दूर भाग जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हमें स्टोरी टेलर आकर बोलता है जिसकी वजह से यहाँ पर अपना फ्रांसिस भी हर डेंजर के अंदर सरवाइव कर जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिस मूरे को, जहाँ पर फ्रांसिस ने मिस मूरे के सभी घावों पर बैंडेज कर दिया होता है एंड उनके भारी भारी आर्मर्स भी उतार दिए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को, जो कि बोलता है चलो फाइनली मैंने यहाँ पर सारे बैंडेजेस लगा दिए हैं, लेकिन अब मैं सच में काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और हम देखते हैं उसके बाद अपने फ्रांसिस को, जिसकी नाक से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और इस चीज का रीजन वो बताता है क्योंकि वो जो पोशन था वो काफी ज्यादा ही बैड स्मेल कर रहा था। हाँ, शायद इसी वजह से अपने फ्रांसिस की नाक से खून निकल गए। एंड उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो दूर जाकर बैठ जाता है और बोलता है मैंने मिस मूरे के घाव को अच्छे से साफ कर दिया है और उसी के साथ साथ चारे की महक को ढकने के लिए एक पोशन भी लगा दिया है, तो अब हम थोड़ी देर के लिए एकदम सेफ हैं। और उसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं जिसके बाद अपना फ्रांसिस अपने सेंसेस का यूज करते हुए लोकेशन का पता लगाता है और उसके बाद फिर वो बोलता है यहाँ पर उस महक को ढक जाने की वजह से जितने भी लिजार्ड मॉन्स्टर थे उन्होंने अपने रास्ते को चेंज कर दिया है। लेकिन उसके बाद फिर वो यहाँ पर बोलता है जो हरमन है वो शायद अभी भी नीचे ही गिरा होगा, जिस वजह से अब हम पर दोनों तरफ से ही हमला हो सकता है। लेकिन आखिरकार यहाँ से निकलने से पहले मुझे इस चीज का पता लगाना होगा कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ है। जहाँ पर हम देखते हैं जो अपना फ्रांसिस है वो अपनी चोट को छूकर देखता है, लेकिन अब उसका वहाँ पर कोई भी नामो निशान तक नहीं होता। एंड इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस वापस से बोलता है जो मेरा मेटियोर फ्रेगमेंट पेंडेंट था वो मिसिंग है और वो अब एक वॉरियर सिस्टम में बदल चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो वापस से अपने सिस्टम को अपीयर करता है। जिसके साथ साथ मैं यहाँ पर बता दूं जो अपना फ्रांसिस है वो अपने सिस्टम को जब चाहे जब ऑन कर सकता है। एंड हम देखते हैं फिर उसके बाद इस सिस्टम के अंदर काफी ज्यादा और भी चीजें जुड़ चुकी होती हैं, जैसे कि स्टेट और लेवल, जहाँ पर जो अब अपने फ्रांसिस का लेवल है वो एक जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर बन चुका है। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस सोचता है यहाँ पर अचानक से ही वॉरियर सिस्टम के एक्टिवेट होते ही मेरी जितनी भी पावर्स हैं वो काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं और यहाँ तक कि मेरी चोट भी खुद हील होना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मैं इस चीज में अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, क्या मैं सच में जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर हूँ? लेकिन आखिरकार मैं इतनी जल्दी इतना ज्यादा आगे कैसे आ सकता हूँ? जहाँ पर हम देखते हैं ये सब कुछ बोलते हुए अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा सोच में होता है। एंड उसके बाद फिर वो अपनी पास्ट मेमोरी को याद करते हुए फिर से बोलता है लेकिन सिर्फ इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर ही स्टार फॉलन आउटफिट का इस्तेमाल कर सकता है, तो आखिरकार ये मैंने कैसे किया? लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि बोलता है यहाँ पर जो अपने फ्रांसिस के स्टड्स में कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब ये है कि वो काफी ज्यादा मजबूती और माहौल के हिसाब से खुद को काफी ज्यादा इजीली ही उस एनवायरमेंटल के अंदर अपने आप को ढाल सकता है। और जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ और अटैक को दिखाता है एंड जो एजिलिटी है वो स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस को बताता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर आता है स्पिरिट, जो कि आपके दिमाग की कोई खास एबिलिटी को बताता है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ जानने के बाद जो अपना फ्रांसिस है फिर वो सोचने लगता है जो यहाँ पर स्पिरिट है वो हमेशा से ही एक मिस्ट्री रहा है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर स्टार फॉलन आउटफिट्स का यूज कर पाऊंगा जब जो मेरी स्पिरिट है वो 40 के ऊपर हो जाएगी? लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर सिस्टम बोलने लगता है होस्ट फ्रांसिस आपके पास अभी भी 21 पॉइंट्स हैं जिसको आप अभी भी बांट सकते हैं, तो प्लीज आप अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जल्दी से जल्दी उनका यूज करो। लेकिन हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस है वो काफी ज्यादा ही शौक होते हुए बोलता है क्या मेरे पास अभी भी एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बांट सकता हूँ? और हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस होता है फिर वो सिस्टम से बोलने लगता है प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिरकार वॉरियर सिस्टम का यूज कैसे होता है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर सिस्टम से कोई भी आवाज नहीं आती एंड अपना फ्रांसिस यहाँ पर बार बार सिस्टम को ही घूरे जा रहा होता है। और उसके बाद फिर वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए सिस्टम पर टैप करते हुए बोलता है ये सिस्टम सच में कितना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, कम से कम तुम मुझे ये तो बताओ कि आखिरकार एट्रीब्यूट पॉइंट्स को कैसे बांटते हैं? एंड वो इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से अपनी स्क्रीन पर टैप करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर जो फ्रांसिस है वो अचानक से
ही शौक होता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, क्या ये चेंज हुए? ओह, तो अब मैं समझ गया, मैं इसे अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस यहाँ पर बोलता है, मेरी स्ट्रेंथ के अंदर 2 पॉइंट्स लगाने की कोशिश करो। और इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है वो अपनी स्वॉर्ड को उठाने लगता है एंड फिर वो काफी ज्यादा ही तेजी से स्वॉर्ड को घुमाते हुए बोलता है, ये सच में काफी ज्यादा लाइट हो गई है और जो मैंने ये 2 पॉइंट्स स्ट्रेंथ के अंदर बढ़ाए हैं, क्या ये उसकी इम्प्रूवमेंट है? एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिर फ्रांसिस स्वॉर्ड चलाना बंद करता है और उसके बाद फिर वो बोलता है, ओह, तो सच में ये है वॉरियर सिस्टम, ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से फ्रांसिस के एट्रीब्यूट्स को, जो कि अब धीरे धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं एंड फिर फाइनली फ्रांसिस यहाँ पर अपने सारे एट्रीब्यूट्स को यूज कर देता है। लेकिन उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक लिजार्ड मॉन्स्टर को, जो कि कुछ स्मेल करने के बाद काफी ज्यादा ही खुश हो जाता है। जिसके बाद फिर वो काफी ज्यादा ही स्पीड में उस स्मेल का पीछा करने लग जाता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये स्मेल एक रेड से आ रही होती है, जिसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं जैसे यहाँ पर लिजार्ड मॉन्स्टर आकर खड़ा होता है, तभी हम नोटिस करते हैं उसके पीछे खड़ा होता है अपना फ्रांसिस। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है फिर वो अपनी स्वॉर्ड को एक पत्थर की तरफ फेंक देता है एंड उसकी वजह से फिर वहाँ पर काफी ज्यादा आवाज हो जाती है। उसका ध्यान उस आवाज पर चली जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे से आता है अपना फ्रांसिस, जो कि अब देखने में काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है फिर वो मॉन्स्टर, जिसकी हालत अब खराब हो चुकी है, मतलब कि उसे अपने फ्रांसिस ने मार दिया है। और फिर इतना करने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, सच में ये कितना ज्यादा ही इजी था। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस मॉन्स्टर को देखकर बोलता है, ये एक ई लेवल का मॉन्स्टर है, अगर यहाँ पर सिर्फ कुछ दिन पहले की ही बात होती इस फिश लिज़ार्ड का सामना काफी ज्यादा ही मुश्किल से कर पाता, लेकिन अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि अभी हमें थोड़ा बहुत पावरफुल तो लगने लगा है। एंड उसके बाद फिर वो बोलता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड हम देखते हैं उसके बाद सिस्टम को, जो कि बोलता है, तुमने एक फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को मारा है, जिसकी वजह से तुम्हें 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। और यहाँ पर ये सुनने के बाद अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, क्या मैंने 3 एट्रीब्यूट पॉइंट कमा लिए, वो भी सिर्फ एक फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को मारकर। एंड हम उसके बाद देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के मन में लालच आता है और उसके बाद फिर वो बोलता है, अगर मैं यहाँ पर सारे फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर को मार देता हूँ तो मेरी पावर कितनी बढ़ जाएगी। एंड हम देखते हैं इतना सोचने के साथ साथ फ्रांसिस यहाँ पर हिसाब लगाने लग जाता है और उसके बाद फिर वो बोलता है, यहाँ पर कम से कम 50 फिश लिज़ार्ड मॉन्स्टर तो होंगे ही और उनसे मिलेंगे मुझे 150 एट्रीब्यूट पॉइंट, तो मैं यहाँ पर सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर बन जाऊंगा। एंड इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा ही चिल्लाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस शांत होता है एंड फिर वो मन ही मन में सोचने लगता है, अगर मुझे यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बनना है तो सबसे पहले मुझे शांत होना होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि 40 पॉइंट्स होने में 3 एट्रीब्यूट्स कम था। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वापस से उस सिस्टम को, जिसके अंदर अपना फ्रांसिस अब कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाने वाला है और उसी के साथ साथ फिर वो बोलता है, मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बनना चाहता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स को बढ़ा दिया होता है। एंड हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस वापस से बोलता है, हालांकि मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स पॉइंट्स ही बढ़ाए हैं, जो की एक तरीके से इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर बनने के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जितनी भी मेरी स्ट्रेंथ थी अब उसका 50% और भी ज्यादा बढ़ गया है। और हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि वापस से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए एक काफी ज्यादा ही ओपी वाला लुक बनाता है। लेकिन उसके बाद फिर वो यहाँ पर वापस से बोलता है, यहाँ पर स्टार फॉलन वॉरियर से भी ज्यादा सुपीरियर होते हैं और वो होते हैं स्टार फॉलन वॉरलॉर्ड्स। एंड इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो बोलता है, जब तक अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तब तक कोई भी मुझे मेरे फादर को बचाने से नहीं रोक सकता। और हम देखते हैं वो वापस से स्वॉर्ड को नीचे करते हुए बोलता है, तो चलो अब है हंट टाइम। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।